पुर्तगाल का आर्टिकल 92, क्या पुर्तगाल का आर्टिकल 92 बंद होने जा रहा है? क्या इसमें चेंजिंग्स आ रही हैं? क्या पुर्तगाल में नए आने वाले लोग जिनके पास टूरिस्ट वीज़ा या किसी दूसरी कंट्री की टीआरसी है वो कार्ड ले सकते हैं? कौन सा ऑप्शन के पास अवेलेबल है? आर्टिकल 92 में जो लोग बायोमेट्रिक पे जा रहे हैं उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिल रही हैं? ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए, आर्टिकल 92 नेशनलिटी प्रोसेस, आर्टिकल 15, आर्टिकल 91, 92, 98, किसी भी किस्म की लीगल सर्विसेज चाहिए तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी अलहमदुलिल्लाह लॉ फॉर्म है। आप मेरी सक्सेस स्टोरीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं जो लोग, मुझे टिकटॉक पे करते हैं कि सक्सेस स्टोरीज। यूट्यूब पे आजकल ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, ज़्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे, वहाँ पे सक्सेस स्टोरीज। मेरा ख्याल है अभी तक जितने कार्ड आ रहे हैं पुर्तगाल में आर्टिकल 92 के जितने भी केसेस मैंने कर दिए शायद किसी ने किए हों। तो सक्सेस स्टोरीज़ हमारा काम बोलता है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास पोर्चुगीज़ वकील हैं, पूरी टीम है, लॉयर बैठते हैं। आपको मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं, पुर्तगाल में मेरे ऑफिस में आके डायरेक्ट वकील के साथ बैठ के आप अपना कंसल्ट करें। जब आप पुर्तगीज़ वकीलों के पास बैठते हैं तो आपके काम भी होते हैं। तो इसलिए बड़ी हमारी सक्सेस स्टोरीज ज़्यादा है। जब बात करते हैं सबसे पहले पुर्तगाल का आर्टिकल 92 के बारे में। पुर्तगाल का जो आर्टिकल 92 है, अभी रिसेंटली बहुत सारे लॉज चेंज हुए हैं जिस पे लोगों ने कहा जी आर्टिकल 92 बंद होने जा रहा है, आर्टिकल 92 ऐसे हो जाएगा, आर्टिकल 92 ऐसे हो जाएगा। तो भाई बताता चलो, और बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम भी हो चुके हैं कि हम ये बंद हो रहा है, जल्दी जल्दी ये कर दें, हम का ये कर, जैसे उन्होंने फ्रॉडियों ने और जिन्होंने स्कैमर्स ने आपके साथ स्कैम करना वो स्टोरीज बनाते हैं। तो आर्टिकल 92 नए लॉज जो आए हैं इसके अंदर आर्टिकल 92 का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। आर्टिकल 92 को बंद करने जा रहे हैं या आर्टिकल 92 में चेंजिंग्स करेंगे। मैंने, आप मुझे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैंने बहुत सी पहले वीडियो बनाई थी आर्टिकल 92 ये बंद नहीं कर सकते। मैं पहला यूट्यूबर था, पहला टिकटॉकर कह सकते हैं। आर्टिकल 92 के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ही सबसे ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज है क्योंकि लोग आते हैं और मेरे बाद ही लोगों ने और ऐसे लोग भी हैं जो मेरे ऑफिस में खुद आए हैं क्लाइंट बन के और मुझसे इन्फॉर्मेशन लेके तो जाके अपने ऑफिस बना के वो एडवोकेट बन गए हुए हैं यहाँ पे, जो हम एडवोकेट हैं। और उनके भी अब स्कैम्स हमारे ऑफिस में रिपोर्ट होना शुरू हो गया, हमारे ऑफिस में आना शुरू हो गया कि हमसे हमें इतनी प्राइस बताई थी और 5,000 यूरो से ज़्यादा हमसे जो पैसे चार्ज कर लिए उस बंदे ने। ठीक है, तो हमारे पास वो हिडन वाली कुछ चीज़ें नहीं होती, जो है टू द पॉइंट हम बताते हैं भाई ये मामला था, ये हो जाएंगे आपके, इतना टाइम पीरियड है। हाँ, टाइम पीरियड आजकल केसेस में थोड़ा गवर्नमेंट के मामला था, थोड़ा उसमें थोड़ा एक है प्रॉब्लम। तो आर्टिकल 92 के ऊपर भाई कोई चेंजिंग्स नहीं की गई, एज इट इज चल रहा है। अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है किसी भी शेंजन कंट्री का या किसी भी शेंजन कंट्री का टीआरसी कार्ड है और आप पुर्तगाल का कार्ड लेना चाहते हैं तो एक ही ऑप्शन है फिल वक्त आर्टिकल 92। लेकिन अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में रह रहे हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आप स्वीडन में रहते हैं, स्वीडन से बड़े लोग यहाँ पर मूव करके आ रहे हैं, स्वीडन में आपकी कंपनी है तो आप उस कंपनी के बिहाफ पे इधर उसकी ब्रांच ऑफिस या उसका खोल के आर्टिकल 123(a) के अंदर आप कार्ड ले सकते हैं। तो आपके वो सर्कमस्टांस डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे आप उस कंट्री से वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, एक वो डिफरेंट कैटेगरी है। लेकिन अगर आप इनसाइड द कंट्री आकर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आर्टिकल 92 ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बात करते हैं इसके बाद आर्टिकल 92 में जो आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। डिफ़िकल्टीज़ ये आ रही हैं कि अब ये जो चलते फिरते एजेंट्स, मैं कहता हूँ अक्सर ये एजेंट, ये देखें मेरी मेरी वीडियोस के नीचे में आ गए ना, ये अब वहाँ से क्लाइंट, अभी पुर्तगाल में भूख इतनी बढ़ गई है, एजेंट्स के पास काम नहीं रहा, स्कैम्स का कैसे करेंगे, तो ये आके मेरी वीडियोस के नीचे आके अपने क्लाइंट्स पकड़ रहे हैं, घेर रहे हैं कि भाई क्या अब ये ऐसे लोगों को बंदा कितना फ़िल्टर करे अपने आप को। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को से बचाया जाए आपको जो कि आपको स्कैम्स करते हैं, मामलात करते हैं। आर्टिकल 92 के अंदर जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, लोगों को बेसिकल डॉक्यूमेंटेशन का पता नहीं होता क्योंकि ये पुर्तगीज़ लॉयर्स नहीं होते, ये एजेंट होते हैं और ना ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते, ना ही इनके पास कोई राइट है कम्युनिकेट करने का। आइमा के साथ बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर सकते कोई भी ऑफिशियल वे के अंदर, वो जो कि पुर्तगीज़ लॉयर ही कर सकता है। तो पुर्तगाल में अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आई है मीन्स ऑफ सब्सटेंस का फालता आ रहा है। मीन्स ऑफ सब्सटेंस के आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या थी यहाँ पे ड्यूरिंग दिस पीरियड कि अगर आप एक साल से इस कंट्री के अंदर रह रहे हैं और आपकी अपॉइंटमेंट आपको एक साल बाद मिली है, वो आपसे पूछेंगे एक साल आपने सर्वाइवल कैसे की है, आपने कोई जॉब की है उसका प्रूफ दें, कोई पैसे रिसीव किए हैं आपने यहाँ पे उसका प्रूफ दें, जैसे कोई वेस्टर्न यूनियन से आपके घर वालों ने भेजे हैं पैसे उसका प्रूफ दें, कहाँ खर्चा किया वो बताएं, या फिर अपनी बैंक स्टेटमेंट दें, बैंक स्टेटमेंट में खर्चा कैसे कैसे किया, कहाँ कहाँ किया वो बताएं। अब ये नहीं कि बैंक अकाउंट आपने आज खोला आज ही पैसे डाल के कह दिया हाँ जी मेरा बैंक, उन्हें वो सम टाइम मांगते हैं कि आपकी लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट दें, हम देखना चाह रहे हैं हमने कहाँ कहाँ खर्चा किया, मामला किए हैं। तो ये प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ रही हैं अभी।
तो अगर आप आर्टिकल 92 के अंदर जा रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना, आपने प्रूफ देने हैं उनको कि आपकी मीन्स ऑफ सब्सटेंस का जो कंडीशन है वो कैसी है। यहाँ पे आप अपने बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, जो बंदा जॉब कर रहा है उसके कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी स्लिप शो कर सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट है वो टेक्निकल चीज़ है। जब आपने बायोमेट्रिक पे जाना है तो कम से कम कोशिश करेंगे 3000 यूरो से नीचे स्टेटमेंट ना लेके जाएं। आजकल ये पूछते हैं, और स्टेटमेंट कम से कम 3-4 महीने की आपको चाहिए। अब ये नहीं कि आप लास्ट टाइम पे आके पैसे डाल देंगे तो वो आपकी स्टेटमेंट चलेगी। सम टाइम ये डिपेंड करता है सारे आईमा के ऑफिसर, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके मूड के ऊपर, वो उसको एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को या नहीं करता। बहुत से ऐसे केसेस है जिसमें कुछ भी नहीं पूछा, तुक्का चल गया, कार्ड भी आगे लोगों के। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो तो वो एक एक चीज़ आपसे मांगता है। तो ये भाई आजकल प्रॉब्लम आ रही है पुर्तगाल के अंदर। तो आपने इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, अब आप जानते हैं कि आपकी कंडीशन उस टाइम पे क्या है क्या नहीं है, कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। बाकी आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल में आर्टिकल 92 में एडमिशन के लिए, कोर्ट केस के लिए, मामलात करने के लिए लीगल वे में, तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बार बार कहता हूँ, हमारी लॉ फर्म है, डायरेक्ट ऑफिस में आके वकील के सामने बैठ के कंसल्ट करें और अपने काम करें। हमारे ऑफिस में पोर्चुगीज़ वकील बैठ के काम करते हैं, हर बंदा अपने एरिया में एक्सपर्ट है। देसी एजेंटों के पास जाते हैं, देसी वकीलों को। एक बार बता दूं, यहाँ पे कोई देसी बंदा यहाँ पे वकील नहीं है। ये पाकिस्तान के एडवोकेट हैं, यहाँ के एडवोकेट नहीं है। और ये अगर इनके खिलाफ कंप्लेन होगी तो इनको इनके अगेंस्ट प्रोसेस यहाँ पे फाइल किया जा सकता है, क्रिमिनल एक्ट, कि आप अपने आप को यहाँ पे एडवोकेट डिक्लेयर नहीं कर सकते। और ये लोगों कहता है जी हम एडवोकेट हैं यहाँ पे, लेकिन ये काम थर्ड पार्टी के लोग एडवोकेट से ही करवा रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि पुर्तगीज़ वकील के पास जाएँ, वकील के पास जाएंगे डायरेक्ट तो आपका काम भी स्मूथली होगा और लीगल वे में होगा। अगर ऐसे थर्ड पार्टी लोगों के पास जाएंगे, थर्ड पार्टी लोग क्या होते हैं, हमारे पास केस फाइल होते हैं कि भाई वो एजेंट भाग गया है, ना उसने वकील का कभी बताया कि कहाँ का वकील था, क्या डॉक्यूमेंट्स थे, क्या मामला थे, एजेंट फारग हो गया, भाग गया हुआ है। अब वो लोग जलील हो रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर। तो जब आप डायरेक्ट वकील के पास जाएंगे फेस टू फेस तो आप इन प्रॉब्लम से बच जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दिया करें, आपके कमेंट करने से हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन नए टॉपिक से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।